आज की चर्चा शुरू करते हैं 18 सितंबर 2016 की उस सुबह से जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के एक कैंप पर एक हमला हुआ। और ये कोई आम हमला नहीं था? बिल्कुल नहीं। पिछले 2 दशकों में हमारी सेना पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था ये। इसने पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। हाँ, और इसीलिए ये कहानी सिर्फ उस हमले की नहीं है, ये कहानी है उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया की। एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसने देश की आतंकवाद से लड़ने की पूरी रणनीति को ही बदल दिया। शायद हमेशा के लिए। शायद हमेशा के लिए। हमारे पास जो स्रोत है वो इस घटना की पूरी तस्वीर पेश करते हैं, मतलब हमले की छोटी से छोटी जानकारी से लेकर दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे लिए गए बड़े फैसलों तक, और फिर उस रात की कहानी जिसे दुनिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझते हैं। जरूर। तो 18 सितंबर 2016 सुबह के लगभग 5:30 बजे होंगे। आज सुबह सुबह का वक्त था। 4 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस एलओसी पार करके उरी में सेना के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं। मतलब वो घुसने में कामयाब हो गए। हाँ, अंधेरे का पूरा फायदा उठाया उन्होंने और उनका निशाना बहुत साफ था। वो कोई अंधाधुंध गोलियां चलाने नहीं आए थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके पास कैंप के अंदर की काफी सटीक जानकारी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने सीधे एक अस्थायी ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जहां पर आप समझिए सैकड़ों लीटर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब रखा था। और मैं जब इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया कि उस ईंधन डिपो के ठीक बगल में कैनवस के टेंट लगे थे जिनमें जवान सो रहे थे। और यही इस कहानी का सबसे दुखद और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। क्यों? मतलब जवान टेंट में क्यों थे? असल में उस समय एक बटालियन 5 बिहार रेजिमेंट वहां से जा रही थी और एक नई बटालियन आ रही थी। इसे सेना की भाषा में हैंडिंग टेकिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, तो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। बिल्कुल। और इसी वजह से कई जवान अस्थायी टेंटों में सो रहे थे, जबकि कैंप में पक्के बैरक खाली पड़े थे। लेकिन एक ईंधन डिपो के बगल में टेंट लगाना, ये तो सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चूक लगती है। ये एक बहुत बड़ी चूक थी, इसमें कोई शक नहीं है। सेना के अपने नियम कहते हैं कि किसी भी फ्यूल स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई रिहाइश नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो बिल्कुल बगल में थी। हाँ, उस नियम का पालन नहीं हुआ। आतंकवादियों को शायद इसकी भनक थी और उन्होंने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने 50 से ज्यादा हाँ, 50 से ज्यादा आग लगाने वाले खास ग्रेनेड्स, जिन्हें इंसेंडरी ग्रेनेड्स कहते हैं, सीधे ईंधन के ड्रमों पर फेंके। हे भगवान! और फिर जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जबरदस्त धमाके हुए और आग का एक गोला उठा जिसने पलक झपकते ही उन टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। जवान तो सो रहे होंगे। गहरी नींद में थे, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। 14 जवान उसी आग में जिंदा जलकर शहीद हो गए। 14? कुल मिलाकर उस हमले में हमने अपने 19 जवान खो दिए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सोची समझी तबाही थी। और ये हमला पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के सिर्फ 8 महीने बाद हुआ था। देश में गुस्सा था और सरकार पर एक मजबूत जवाब देने का जबरदस्त दबाव भी था। हाँ, सवाल अब ये नहीं था कि जवाब देना है या नहीं। सवाल था कि जवाब क्या होगा और कैसे दिया जाएगा। और यहीं पर भारत की जो सालों पुरानी सोच थी उसमें एक जबरदस्त बदलाव आता है। दशकों से भारत की नीति की रणनीतिक संयम की, यानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। मतलब कि हम चुप रहेंगे, हम पहले हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल। चोट खा लो लेकिन पहला मुक्का तुम मत मारो। बार बार हमले होते थे, हम सबूत देते थे, दुनिया से शिकायत करते थे, लेकिन कोई ठोस सैन्य जवाब देने से बचते थे। इस बार उस सोच को पलटने की तैयारी थी। और इस बदलाव के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनकी सोच का बड़ा हाथ माना जाता है ना, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस कहा गया। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक ये डोभाल डॉक्ट्रिन का पहला बड़ा इम्तिहान था और इसकी नींव उरी के बाद नहीं बल्कि 2014 से ही रखी जा रही थी। अच्छा। हाँ, एक दिलचस्प किस्सा है कि 2014 में ही डोभाल ने बीएसएफ को एक सीधा सा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था उनकी एक गोली का जवाब 2 गोलियों से दो। संदेश साफ था, अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हम पलटवार करेंगे। और उरी के बाद इस डॉक्ट्रिन को बड़े पैमाने पर लागू करने का वक्त आ गया था। प्रधानमंत्री ने तो हमले के दिन ही ट्वीट कर दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन सवाल ये था कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। और हमारे स्रोत बताते हैं कि वहां विकल्पों की एक पूरी लिस्ट तैयार हो रही थी। प्रधानमंत्री के सामने कई तरह के विकल्प रखे गए। जैसे कि एक तो था कि पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर दुनिया में अलग थलग कर दो। दूसरा, सिंधु जल संधि जैसे आर्थिक समझौतों पर दोबारा विचार करो। और तीसरा, सीधा सैन्य जवाब। और उसमें भी कई विकल्प थे। मुझे लगता है इस सर्जिकल स्ट्राइक ही पहला विकल्प नहीं रहा होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
एक विकल्प था लड़ाकू विमानों से एलओसी के पार आतंकवादी कैंपों पर सटीक हवाई हमले करना, मतलब प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स। लेकिन उसमें तो बहुत खतरा था। बहुत ज्यादा। अगर हमारा कोई विमान गिर जाता या कोई पायलट पकड़ा जाता तो ये एक पूर्ण युद्ध की वजह बन सकता था। इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद एक ऐसे ऑपरेशन पर सहमति बनी जो सजा भी दे और युद्ध की स्थिति भी पैदा ना करे। और वो था स्पेशल फोर्सेस का जमीनी हमला। हाँ, तय हुआ कि स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जमीन के रास्ते एलओसी पार करेंगे, अपना काम करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। इस ऑपरेशन की प्लानिंग में तो कई एजेंसियां शामिल रही होंगी। बहुत ज्यादा। सिर्फ सेना नहीं, ISRO से सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं ताकि कैंपों की सही लोकेशन पता चल सके। रॉ ने जमीनी खुफिया जानकारी दी। DRDO का बनाया एक खास ड्रोन गरुण, उसका भी इस्तेमाल हुआ। गरुण? हाँ, वो एक बाज की तरह दिखता था और दुश्मन के इलाके की निगरानी कर सकता था। हर जानकारी को कई बार क्रॉस चेक किया गया ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। तो सरकार के अंदर ये सब चल रहा था और देश जवाब का इंतजार कर रहा था। उरी हमले को 11 दिन बीत चुके थे। हाँ। और फिर आई वो रात, 28-29 सितंबर की रात। ये वो रात थी जब भारत की नई रणनीति कागज से उतरकर जमीन पर हकीकत बनने वाली थी। एक बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा था। उस रात हुआ क्या था असल में? उस रात 9 पैरा और 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के करीब 100 कमांडो की 4 टीमों को 100 कमांडो? लगभग 100, उन्हें अंधेरे की आड़ में एलओसी के पार भेजा गया। ये टीमें अलग अलग सेक्टरों से पीओके में दाखिल हुई। केल, तोतमारी गली, नांगी टेकरी और मेंढर। लेकिन एलओसी पर तो पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती रहती है। 100 कमांडो का सीमा पार करना तो बहुत जोखिम भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं पर रणनीति का कमाल देखने को मिलता है। कमांडो के आगे बढ़ने से ठीक पहले भारतीय तोपखाने ने, मतलब आर्टिलरी यूनिट्स ने, एलओसी पर करीब 250 किलोमीटर के एक बड़े हिस्से में पाकिस्तानी चौकियों पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी। अच्छा, तो ये ध्यान भटकाने के लिए था। ब्रिलियंट डाइवर्जन। पाकिस्तानी सेना को लगा कि ये रोज की तरह की गोलीबारी है और उनका सारा ध्यान उस तरफ लग गया। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इस गोलाबारी की आड़ में भारतीय कमांडो उनकी नाक के नीचे से एलओसी पार कर रहे हैं। और एक बार अंदर पहुंचने के बाद उनके पास रात में देखने वाले उपकरण थे, नाइट विजन डिवाइस और इजरायली टेबर राइफलें थी। वो चुपचाप उन गांवों तक पहुंचे जहां आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे। लॉन्च पैड मतलब जहां से वो भारत में घुसने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, एक तरह का वेटिंग रूम। कमांडो ने इन ठिकानों को घेरा और फिर अचानक हमला बोल दिया। और यहाँ पर हथियारों का चुनाव भी बहुत दिलचस्प था। उन्होंने रूसी RPO-7 फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया। हाँ, और ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। फ्लेम थ्रोअर एक ऐसा हथियार है जो किसी इमारत के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस तक की आग पैदा कर देता है। 3000 डिग्री? हाँ, मतलब अंदर कुछ भी नहीं बचता, ना आतंकी, ना उनके दस्तावेज, ना कोई और सबूत। मकसद था नो लूज एंड्स, कोई सुराग पीछे नहीं छूटना चाहिए। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। और ये पूरा ऑपरेशन कितनी देर चला? करीब 4 घंटे, जिसमें 4 से 5 लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए और लगभग 50 आतंकवादी मारे गए। और फिर वापसी? हाँ, और मिशन पूरा होने के बाद की एक बात और भी दिलचस्प है। कमांडो को वापस आने के लिए उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया जिनका इस्तेमाल आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए करते थे। तो ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था। बिल्कुल, कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे ही रास्ते से वापस आ सकते हैं। अगली सुबह 29 सितंबर को भारत में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सेना के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो कहा उसने देश और दुनिया दोनों को चौंका दिया। ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिनल लीप था, सैद्धांतिक बदलाव। हाँ, अब तक भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट की थी जो मार तो खा लेता था पर पलटकर मारता नहीं था। इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस छवि को तोड़ दिया। जिम्मेदारी लेना ही सबसे बड़ा संदेश था। उन्होंने अपने बयान में कहा क्या था? बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एलओसी के पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने वजह भी बताई कि हमें पक्की खबर थी कि ये आतंकवादी भारत में हमले करने की तैयारी में थे। और उन्होंने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। हाँ, उन्होंने कहा कि इसे आगे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है और ये भी बताया कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ पर दोनों देशों के बयान बिल्कुल अलग थे, है ना? जमीन आसमान का फर्क था। भारत इसे सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा था और पाकिस्तान ने तो पूरी तरह से इनकार कर दिया। पूरी तरह से? उन्होंने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, ये सिर्फ सीमा पार से हुई गोलीबारी थी जिसे भारत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है।
उन्होंने माना कि उनके 2 सैनिक मारे गए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को भारत द्वारा बनाया गया एक भ्रम बता दिया। तो एक तरफ भारत की तरफ से सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूरा इनकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? ये भी बहुत अहम है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे बड़े देशों ने, आप कह सकते हैं, भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। और चीन ने अपनी पारंपरिक नीति अपनाई, दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। लेकिन असली कूटनीतिक जीत क्षेत्रीय स्तर पर मिली। सार्क सम्मेलन वाली बात है ना? हाँ, इस्लामाबाद में सार्क शिखर सम्मेलन होना था। भारत ने आतंकवाद का हवाला देते हुए उसका बहिष्कार कर दिया, और भारत के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया। तो सम्मेलन रद्द करना पड़ा और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका था। तो इस घटना का असर सिर्फ जंग के मैदान या कूटनीति तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर हमारे समाज और संस्कृति पर भी बहुत गहरा पड़ा। बहुत गहरा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2019 में आई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, करीब 342 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक सांस्कृतिक घटना बन गई। और उस फिल्म का एक डायलॉग, हाउस द जोश, और इसका जवाब, हाय सर, वो एक राष्ट्रीय नारा बन गया। प्रधानमंत्री से लेकर क्रिकेट टीम तक सबने उसका इस्तेमाल किया। मैंने तो पढ़ा है कि मुंबई पुलिस ने भी साइबर सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हाउस द पासवर्ड, हाय सर। हाँ, बिल्कुल। और इसने एक बहुत ही जटिल सैन्य ऑपरेशन को आम जनता के लिए जश्न का विषय बना दिया। एक तरफ तो इससे लोगों में सेना के प्रति गर्व की भावना बढ़ी, जबरदस्त तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इसने युद्ध को थोड़ा ग्लैमरस भी बना दिया, जिसकी अपनी चिंताएं हैं। एक सीक्रेट ऑपरेशन का इस तरह पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो उरी हमला एक बेहद दर्दनाक घटना थी, लेकिन उसके जवाब में की गई सर्जिकल स्ट्राइक भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। बिल्कुल, ये निष्क्रिय संयम से सक्रिय और दंडात्मक कार्रवाई की ओर एक बड़ा कदम था। लेकिन जो बात इस घटना को सबसे अलग बनाती है, वो है एक सदी हुई सैन्य कार्रवाई के साथ साथ एक पारदर्शी सार्वजनिक घोषणा और सोचा समझा कूटनीतिक संवाद। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये दुनिया को एक सोचा समझा संदेश था। हाँ, और संदेश ये था कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से जवाब देगा। इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये सजा द्वारा प्रतिरोध यानी डेटरेंस बाय पनिशमेंट की नीति की ओर एक बदलाव था। मतलब, हम तुम्हें इतनी सजा देंगे कि तुम दोबारा ऐसा करने से डरो। लेकिन एक परमाणु संपन्न क्षेत्र में, जहां 2 देश पहले से ही इतने तनाव में रहते हैं। सही बात है। इस तरह की सार्वजनिक और स्वीकृत सैन्य कार्यवाहियों को एक नया मानदंड बनाने के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या ये स्थिरता लाता है, या फिर ये एक और भी खतरनाक रास्ते की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी रणनीतिक हलकों में बहस जारी है।